अब देखो बच्चों, आज हम एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सॉलिड स्टेट को हम एक सेपरेट यूनिट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लेंगे यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो बच्चों, हम मैटर की डिफरेंट स्टेट्स का डिटर्मिनेशन करें इससे पहले हम स्टेट क्या होती है, किसी भी मैटर की स्टेट क्या है, इसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, मैटर की जो स्टेट है मींस फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो फिजिकल अपीयरेंस है, भौतिक स्वरूप जो है वो कैसा दिख रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों, स्टेट। समझ गए ना कि कोई भी मैटर है तो उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसका भौतिक स्वरूप क्या है, वही उसकी स्टेट है। अब जो मैटर की स्टेट्स होती हैं मींस लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस, ये जो स्टेट्स होती हैं ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। उन फैक्टर्स के बेस पर ही हम किसको डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट्स को। ओके, तो यहां पर हम जो मैटर की स्टेट्स डिटरमाइन करना चाह रहे हैं वो मेनली टू प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, उनके बेस पर डिटरमाइन की जाती है। एक होती है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी या मॉलिक्यूलर एनर्जी और एक होती है थर्मल एनर्जी। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी मींस जो इस मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में किस तरह का अट्रैक्शन लगता है, उस अट्रैक्शन के कारण जो मैटर की एनर्जी है वो कहलाती है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी और मॉलिक्यूलर एनर्जी। और मॉलिक्यूल जो है, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन, उनके वाइब्रेशन या किसी भी प्रकार की उनमें जो है एक थर्मल कंडीशन मिलती है या हम कहें कि उनमें किसी भी प्रकार का मोशन मिलता है, तो उसके कारण जो एनर्जी मिलती है मैटर की उसे क्या बोला जाता है बच्चों, थर्मल एनर्जी। मींस पार्टिकल के मोशन के कारण जो एनर्जी है वो है थर्मल एनर्जी, और पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी है वो है मॉलिक्यूलर एनर्जी। अब ये जो टू एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं, मैटर की स्टेट बता सकते हैं। यही मैंने लिखा है कि द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। कि ये जो टू टाइप्स की एनर्जीज हैं इनके बीच में क्या कंपटीशन है, ये कंपटीशन ही मैटर की स्टेट्स को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। देखो कैसे कि फर्स्ट है कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। मींस मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो उसकी एनर्जी है वो ज्यादा है मॉलिक्यूलर, ठीक है, मोशन से, उसकी थर्मल एनर्जी से। तो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से बंधे होंगे टाइटली, वो यहां वहां नहीं हिलेंगे, मींस उनमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक मोशन नहीं होगा, और ऐसे में मैटर कैसा दिखेगा, सॉलिड स्टेट में। बात समझ गए ना कि मैटर की जो सॉलिड स्टेट है कब मिलती है, जब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो है मैटर के वो टाइटली होल्ड हों, वो अपनी पोजीशन से ना हटें, मींस उनकी थर्मल एनर्जी कम हो, उनके मोशन की एनर्जी कम हो, तो मैटर किस स्टेट में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में। अब सेकंड देखो, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी, ठीक है, और थर्मल एनर्जी लगभग इक्वल, मींस मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है और मॉलिक्यूल के जो मोशन के कारण जो एनर्जी है वो एक दूसरे को ओवरकम कर जाए, तो ऐसे में लगभग बराबर या थोड़ा सा भी ज्यादा है तो भी फिर ऐसे में लिक्विड क्या हो जाएगा, मतलब मैटर किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। मॉलिक्यूल यहां वहां लुढ़कते रहेंगे बट सरफेस छोड़ के या इस तरह से मॉलिक्यूल या स्टेट को या मैटर को छोड़ के बाहर नहीं जाते, और मॉलिक्यूल लुढ़कते रहेंगे, उनमें
एक प्रकार का रोटेशनल मोशन चलता रहेगा और ऐसे में जो मैटर है वो किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में। और तीसरा है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एनर्जी लेस देन थर्मल एनर्जी। मतलब अगर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है वो एनर्जी कम है और मॉलिक्यूल को दौड़ने के लिए जो एनर्जी मिली हुई है थर्मल एनर्जी वो ज्यादा है, तो क्या होगा, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो फैल जाएंगे, दौड़ने लगेंगे और जो मैटर है वो किस स्टेट में आ जाएगा बच्चों, गैसियस स्टेट में। तो आप समझ गए होंगे कि ये टू एनर्जीज के कंपटीशन के बेस पर ही मैटर की स्टेट्स जो है डिटरमाइन होती हैं। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है कि मॉलिक्यूल या मैटर की जो है, सब्सटेंस की जो है लिक्विड स्टेट का एग्जिस्टेंस किस स्टेट में होगा। तो इस तरह से आपको ये थ्री कंडीशंस देखनी है। इन कंडीशंस के बेस पर आपको बता देना है कि मैटर किस स्टेट में होगा। तो यहां तक बात समझ गए। अब हम दूसरा पॉइंट आते हैं। अब है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो जो मैटर होता है मेनली हम इनकी 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि जब हम गैसियस लॉ हैं, गैसियस कंपाउंड्स हैं या गैसियस मैटर है, इनकी जब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, तो हमें इन प्रॉपर्टीज का यूज हो, मतलब इन प्रॉपर्टीज का वहां पर क्या करना होगा, यूज करना होगा, तभी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला है मास। तो मैटर का मास क्या है बच्चों? देखो सीधा सीधा है, किसी भी मैटर का मास मींस फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर। कि कोई भी मैटर है तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, वही उसका क्या है, मास है। और मास की जो यूनिट्स होती हैं आप देखोगे मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। मेनली इनका यूज हमारे लिए जरूरी होगा जब हम कोई भी प्रॉपर्टी गैस की एक्सप्लेन करते हैं और वो मास से रिलेटेड होगी। 1 मिलीग्राम 10 टू द पावर -3 ग्राम के बराबर या 1 ग्राम 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम के बराबर। ये तो एक यहाँ पर ग्राम को मिलीग्राम या मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना होता है। कई जगह ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। दूसरा है किलोग्राम का और ग्राम का रिलेशन। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम या 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। इनका भी कई जगह कन्वर्जन आएगा। हमें कहीं ऐसा यूनिट का यूज करना है, मास कैलकुलेट करना है, और तो ग्राम से किलोग्राम या किलोग्राम से ग्राम में चेंज करके वहां पर कैलकुलेशन करनी होगी। केमिस्ट्री में ज्यादातर जो मैटर की क्वांटिटी है, मास है, उसे हम मोल्स के फॉर्म में लेते हैं। और मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ मैटर इन ग्राम अपॉन मोलर मास, जिसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। इनका रेशियो लेंगे तो मोल्स आ जाते हैं और उन मोल्स के बेस पर भी हम बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे Pv इक्वल टू nRT में n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस तरह से यहां पर हम मोल्स का यूज करेंगे। अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी है और वो है वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम मींस होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, कि कोई भी मैटर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है वो उसका क्या कहलाता है बच्चों, वॉल्यूम। समझ गए ना कि स्पेस ऑक्यूपाइज बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। किसी भी मैटर की लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट क्या है, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वही क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, लेंथ इनटू लेंथ सीधा है लेंथ की क्यूब। यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट में ये मीटर क्यूब के फॉर्म में यूज होगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी, चाहे वो लेंथ लें, चाहे विड्थ लें, चाहे हाइट लें, हमें उसे मीटर में ही लेना होता है। तो मीटर क्यूब। CGS में देखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब मींस ml। cc लिखा होता है, क्या लिखा होता है, cc, सेंटीमीटर क्यूब। एक रिलेशन और बता दूं कि यहां पर हमें कई जगह ऐसा यूनिट में जो है ऐसा यूनिट लेनी होती है और वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा होता है या लीटर में दे रखा होता है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब मींस 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब या 10 टू द पावर 6 mm। ये होता है 1 मीटर क्यूब। या हम ये कहें कि 1 ml इक्वल टू कितना होगा, तो आप लिखेंगे -10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब। ऐसे ही
10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻, यहां पर आप देखोगे टोटल 6 है, तो 10⁻6 सेंटीमीटर जो क्यूब है, समझ गए ना, इसकी जगह पर ये ले लें लीटर, सॉरी 3, तो हम लिख सकते हैं इतना 10⁻³ लीटर, या 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमें वॉल्यूम की यूनिट अच्छी तरह से आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन है डिफरेंट गैसियस लॉज से रिलेटेड, उनमें यूनिट्स की जरूरत होगी। तो यहां तक नोट रखें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये है प्रेशर। तो देखो, प्रेशर मींस होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय मैटर ऑन पर यूनिट एरिया। समझ गए ना, कि किसी भी मैटर द्वारा जो पर यूनिट एरिया में फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है, वही क्या कहलाता है बच्चों? प्रेशर। मींस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, यूनिट क्या होगी इसकी? फोर्स को अगर हम किस में लें? न्यूटन में, और एरिया को किस में ले लें? मीटर स्क्वायर में, तो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मींस पास्कल। ऐसा यूनिट है, ये क्या है बच्चों? ऐसा यूनिट। और अगर आप CGS यूनिट में जाएंगे तो ये होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना। अब और आगे बढ़ा सकते हैं। देखो बच्चों, यहां पर अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ गए ना क्या होता है? अगर हम यहां पर देखें कि जो हमारे पास फोर्स है, तो इसमें फोर्स m इंटू जी हो गया। m मतलब मास ऑफ मैटर, और g हो गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और a हो गया एरिया। और आगे बढ़ा दें, अगर हम मास देखें तो कितने के बराबर हो? देखो, किसी का मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होता है ना। मास इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो h हो गई हाइट ऑफ कॉलम, a हो गया उसका एरिया, और d है डेंसिटी। तो हम इस m की वैल्यू इसमें पुट अप कर दें तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन ये आ जाएगा P इक्वल टू h इंटू d इंटू g। मतलब अगर आपको किसी भी मैटर का एक कॉलम बना के दे दिया जाए और उस कॉलम की हमें हाइट पता हो, ठीक है, और उसकी डेंसिटी उस मैटर की, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो हम इन वैल्यूज को पुट अप करके जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां देखो, अगर आप हाइट ऑफ कॉलम मीटर में लेते हैं तो डेंसिटी लेंगे हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो प्रेशर आएगा वो किस यूनिट में आएगा? पास्कल। किस में आएगा बच्चों? पास्कल में। और अगर आप यही यूनिट को किस में चेंज कर दें? हाइट को आप सेंटीमीटर में ले लें, डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले लें, जी को हम मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर में ले लें, तो हमारे पास प्रेशर जो आएगा वो आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पास्कल यूनिट में हम पहले कैलकुलेट कर लें, फिर हम उसे चेंज कर देंगे डाइन। यहां तक बात समझ गए? तो हमें इस इक्वेशन से हम किसी भी मैटर के कॉलम का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लिया जाए इस तरह से एक कॉलम दे रखा है, और उसकी ये एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, और एक पॉइंट है C। अब मैं कहूं कि पॉइंट और इसके ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर का प्रेशर है इस कॉलम के ऊपर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पॉइंट A पर क्या प्रेशर होगा, तो ध्यान रखें पॉइंट A पर जो प्रेशर होगा PA वो 1 atm होगा। क्यों? क्योंकि इतना ही तो प्रेशर पड़ रहा है ना उसके ऊपर पॉइंट A पर। अब मैं कहूं पॉइंट B पर क्या प्रेशर होगा, तो पॉइंट B पर जब आप प्रेशर में जाओगे तो ये प्रेशर तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये तो ऊपर बैठा ही है उसके ऊपर, प्लस इतने मैटर का जो ये कॉलम है जो कितना है h/2 के बराबर, उसका भी प्रेशर लेना होगा। तो PA + h/2 dg इस तरह से हम यूज करें तो
पॉइंट बी पर क्या निकाल सकते हैं हम कि प्रेशर क्या होगा। यहां पर समझ गए ना कि प्रेशर जो ऊपर है प्लस इतनी हाइट का क्या प्रेशर हुआ h/2 का, वो जोड़ देंगे तो हम बी पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने कहा सी पॉइंट पर क्या प्रेशर होगा, तो सी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या पीए है जो सीधा सीधा है, वो कितना प्रेशर है प्लस इसकी हाइट कितनी है कॉलम की, फिर ये देखिए। अब मैं कहूं कि यहां पर वैक्यूम कर दिया जाता, हम इस पूरे कॉलम को उठा के वैक्यूम में रख दें तो ध्यान रखें पीए तो क्या हो जाएगा 0, तो पीवी कितना होगा h बाई, मतलब अगर हम वैक्यूम में बात करें कि अगर हम इसको वैक्यूम में लें तो पीए तो होगा 0, पीवी होगा h/2 dg, ओके क्या होगा dg, और pc क्या होगा h dg के बराबर। सीधा है, ए आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उस ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे आप, अच्छे से इसको नोट कर लें। अब देखो बच्चों, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, ओके। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। समझ गए बच्चों कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, तो ये एयर हमारी सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है पर यूनिट एरिया में, वही क्या कहलाता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम इन वैक्यूम। हमारी अर्थ की सरफेस पर जो एयर का प्रेशर पड़ रहा है ना बच्चों, वो एक 76 सेंटीमीटर, सपोज ये हमारे पास Hg का बना हुआ एक कॉलम है जिसकी हाइट है 76 सेंटीमीटर, तो ये वैक्यूम में रखा जाए जहां कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। अगर वहां वैक्यूम में जब हम इसको रखें तो ये कॉलम पर यूनिट एरिया में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जस्ट जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम, उतना ही प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है हमारे एयर, किसकी सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर। तो यही लिखा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम इन वैक्यूम, कि वैक्यूम में 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है, उतना ही प्रेशर किससे एक्सर्ट किया जाता है, एयर द्वारा सरफेस में। हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 atm इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर Hg कॉलम इन वैक्यूम, या कई बार ऐसा लिखा होता है 760 mm Hg या 760 टॉर। 1 mm Hg का जो प्रेशर है वो 1 टॉर होता है, तो 1 atm 76 सेंटीमीटर Hg का प्रेशर है या 0.76 मीटर Hg का प्रेशर है या 760 मिलीमीटर Hg का प्रेशर है या 760 टॉर के बराबर होता है 1 atm। अब मान लिया जाए कि हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, atm, या हम ये कहें कि वैल्यू ऑफ atm इन पास्कल में कितनी, एक एटीएम प्रेशर की पास्कल में क्या वैल्यू हो, तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है P = H dg। यहां पर H क्या हो गई, हाइट ऑफ Hg कॉलम, जिसे हम मीटर में ले लें तो 0.76 मीटर। डेंसिटी ऑफ मरकरी, Da क्या है, Hg की डेंसिटी 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और g तो वही हो गया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट अप करोगे, ये पूरा वैल्यू, तो आपके पास मिलेगा 1.01325 × 10⁵ किलोग्राम मीटर इनवर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मीटर है और 1 मीटर है, 2 हट गए, बाकी बचे तो मीटर इनवर्स सेकंड -2।
किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू होता है पास्कल। तो 1 atm जो प्रेशर है, एटीएम प्रेशर, इसका पास्कल में कितना वैल्यू होता है 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। 10 to the power 5 पास्कल इक्वल टू 1 बार भी होता है। तो हम 1 atm इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1.10, ठीक है, 1.01325 बार। इतने बार के बराबर 1 atm। अगर आपको सीजीएस में कैलकुलेट करना है तो देखो, हाइट को सेंटीमीटर में ले लें, डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लें, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लें, और आगे बढ़ाओगे ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ये अब मैंने यहां पर ये और ये तो ये हो गया सेंटीमीटर सेकंड, ऊपर ले गया अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको ऐसा लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मैंने हटा दिया, तो ये जो वैल्यू है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, ये तो हो गई डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहां पर प्रेशर एटीएम में लेना चाहें तो 1013250 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब लिखा होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों। क्या है ये? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। बाकी जो गैस होती हैं, जो गैसेस होती हैं, उनके प्रेशर को मोनोमीटर से मेजर किया जाता है। को कैसे मेजर किया जाता है? ओपन हैंड, क्लोज्ड हैंड मोनोमीटर। इसकी पूरी डिटेल मैंने दी है स्टेट ऑफ मैटर यूनिट। देखो आप प्लेलिस्ट में जाओ मेरे, और उसमें आप वहां पूरा अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं इसी पूरे प्रेशर की, कि जो गैसेस होती हैं उनके प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। तो उसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज होता है वो है मैनोमीटर, और मैनोमीटर से किस तरह से प्रेशर मेजर करते हैं, ओपन हैंड, क्लोज्ड हैंड, इसका पूरा डिटेल दिया है मैंने, वहां पर देख सकते हैं। ओके, यहां पर एक चीज और बता दूं मैं, अब एक टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और आ जाते हैं टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, ये है क्या? द प्रॉपर्टी, ओके, द प्रॉपर्टी of matter which measure the hotness, okay, or coldness of matter। समझ गए बच्चों कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जो उस मैटर की हॉटनेस, गर्माहट को, या कोल्डनेस, ठंडक को मापता है, मेजर करता है, उसे हम बोलते हैं क्या? टेम्परेचर। समझ गए ना? अब यहां पर इसकी जो यूनिट्स होती हैं, आप देखोगे मैंने 3 यूनिट्स यूज होंगी। एक तो होती है डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस यूनिट, एक होती है केल्विन यूनिट, और एक होती है फ़ारेनहाइट यूनिट। इन तीनों का रिलेशन बता दूं मैं कि अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में लेना है तो आप जानते हैं कि केल्विन में कैसे, तो 273 प्लस डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे। और अगर हमें 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू F-32, ये किससे लेते हैं हम? फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। एक रिलेशन होता है कि टेम्परेचर ऑफ मैटर इन स्पेसिफिक, ठीक है, यूनिट माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है कांस्टेंट। हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0, वाटर के रिस्पेक्ट में ले लें, विद द वाटर रिस्पेक्ट में, इक्वल टू यहां पर टेम्परेचर केल्विन में 273 अपॉन 373 माइनस 273। इस बेस पर आप केल्विन इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड ये लिख सकते हैं। ये रिलेशन, या हम यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर माइनस 32, यही होता है ना फ़ारेनहाइट में, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 32 अपॉन 212 माइनस 32, इससे इसका रिलेशन निकाल सकते हैं।
तो ये हमारे टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की यूनिट है। ज्यादातर कैलकुलेशन गैसियस स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो, थर्मोडायनामिक्स में हो, वो केल्विन में ही की जाती है। और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, तो हम इस यूनिट से केल्विन में चेंज करके और फिर आगे की कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप तीनों से कंपेयर करें, वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और डिफरेंस देखें कि डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में क्या डिफरेंस दिखता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि ये स्केल है, ठीक है, सेल्सियस स्केल। कौन सी स्केल है? सेल्सियस स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड वाली। ये स्केल अगर हम लें तो ये है सपोज केल्विन स्केल, और एक स्केल ये है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। हम ये तीनों में इस तरह से पॉइंट देखें तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर जाओगे तो 273 केल्विन आएगा, तो यहां होता है 32 फ़ारेनहाइट। और यहां पर अगर हम इस पॉइंट में लें, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप जानते हैं कि ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 373 केल्विन, तो 212 फ़ारेनहाइट। यहां का अगर डिफरेंस देखोगे तो 100 यूनिट का है, यहां देखोगे तो 100 यूनिट का है, बट यहां से यहां चलो आओ तो कितना यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है? 180 डिफरेंस। मींस अगर हम ये कहें कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कितना इंक्रीज होगा? तो ये होगा 1.8 का। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस 180 फ़ारेनहाइट के बराबर है। समझ गए ना? ये केल्विन में डिफरेंस है, तो ये फ़ारेनहाइट में डिफरेंस है। इस बेस पर एक क्वेश्चन होता है कि किसी मैटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होता है तो केल्विन में कितना चेंज होगा और फ़ारेनहाइट में क्या चेंज होगा। समझ गए ना? कि मैटर, अगर हम ये कहें कि मैटर टेम्परेचर इंक्रीज by 1 degree centigrade, then change in temperature in, ठीक है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। आप इसे सॉल्व करें। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो सीधा दिख रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में डिफरेंस, तो 100 केल्विन के बराबर है, तो 180 फ़ारेनहाइट। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 1 केल्विन होगा, तो 1.8 फ़ारेनहाइट चेंज होगा। यही रिलेशन है।